ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स फिजिक्स के। तो एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ते ही हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने सारा कंटेंट पढ़ा ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपके ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नया ऐड हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्वेश्चंस नहीं बनते थे, क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग से ही बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब एनटीए ने इसको अलग से मेंशन कर दिया है सिलेबस में। तो अब इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अगर आप लोगों में से किसी ने अभी जो रिसेंटली जेई मेंस के पेपर हुए हैं वो देखे होंगे, तो जेई मेंस के पेपर में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं पहले तो कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका वर्नियर कैलिपर्स यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द वेसल। ठीक है। स्क्रू गॉज यूज टू डिटरमाइन थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ थिन शीट। स्क्रू गेज की हेल्प से डायमीटर या व्यास ज्ञात करना। ठीक है। मीटर स्केल द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के मास यानी कि द्रव्यमान को ज्ञात करना, वो हमको मीटर स्केल की हेल्प से सीखना है। पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 12th बोर्ड में भी आपके एक्सपेरिमेंट था, वो हमें देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ अ जीनर डायोड फाइंडिंग रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर डायोड के रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसके लिए हमें कर्व बनाना है, कैसा होगा। डायोड, एलईडी, रजिस्टर, कैपेसिटर, अगर ये आपको देखने को मिले तो आपको पहचानना है कि ये होते कैसे हैं। ठीक है। तो इनके फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है वो हमें देखना है, ये भी आपके हैं। साथ में है आपके रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना। रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। और रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये 3 मेथड स्टार्टिंग के 3 एक्सपेरिमेंट है ये हम आज करने वाले हैं। इसके बाद के जो 3 एक्सपेरिमेंट है ये हम 12 को जो है वो पढ़ेंगे बच्चों। और जो ये नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट है ये मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन जो है वो आपकी क्लास होगी और उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपके फोकल लेंथ फाइंड आउट करना, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद है आपके प्लॉट द एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ये है। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है ये हम एक साथ देखेंगे। उसके बाद है आपके सॉलिड और लिक्विड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की फाइंड आउट करना, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फाइंड आउट करना और कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन विस्कस लिक्विड बाय मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है सॉलिड और लिक्विड के, ये हम एक साथ देखेंगे। इसके बाद है आपके सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे कैसे होता है। और फिर है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रूम टेम्परेचर पर यूजिंग ए रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखने वाले हैं। और लास्ट में है आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम एक साथ देखेंगे। तो ये आपके एनटीए ने नए जो एक्सपेरिमेंट हैं वो ऐड किए हैं और यकीन मानिए कि इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं और अब तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है और रिसेंटली जेईई मेंस के पेपर में भी इससे क्वेश्चंस आए हैं। तो आज जो है वो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर की, मीटर स्केल की और स्क्रू गॉज की। इनकी हेल्प से किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, किस तरीके से डायमीटर या लेंथ या थिकनेस को फाइंड आउट किया जाता है, और मीटर स्केल की हेल्प से जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज में लेके कैसे मास को फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। तो बच्चों लेंथ के अगर मेजरमेंट की बात करें तो लेंथ का मेजरमेंट जो है हम सिंपली एक मीटर स्केल की हेल्प से भी लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर स्केल की अगर आप बात करोगे तो मीटर स्केल जो होता है, यानी कि मीटर स्केल जैसे कि एक रूलर या स्केल, आपने क्लासेस में भी देखा होगा, छोटा सा जो स्केल होता है उससे हम लेंथ मेजरमेंट करते थे छोटी क्लासेस में। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट लेंथ है वो है 1 mm। ठीक है। 1 mm जो है वो लेंथ यानी कि लंबाई का मापन आप कर सकते हो, यानी कि 10⁻³ मीटर, ये इससे स्मॉलेस्ट लेंथ आप नाप सकते हो। और
मैक्सिमम जो है वो 100 मीटर लेंथ का मेजरमेंट आप मीटर स्केल की हेल्प से कर सकते हो। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि मीटर स्केल से हम जो है वो मिनिमम 1 mm तक की लेंथ का मेजरमेंट कर सकते थे। अगर हमें इससे छोटी लेंथ का मेजरमेंट करना है तो इसी छोटी लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत हुई। वो 0.1 mm तक की लेंथ का मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि 10⁻⁻4 मीटर 0.1 mm तक की लेंथ का मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। स्क्रू गॉज की अगर हम बात करें तो स्क्रू गॉज जो है इसकी हेल्प से हम और भी स्मॉलेस्ट लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, 0.01 mm तक की लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि 10⁻⁻5 मीटर तक की लेंथ का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे भी छोटी लेंथ का मेजरमेंट हमें करना है तो फिर वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जो है वो अवेलेबल है, उसकी हेल्प से हम लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो यूज में आ रहा है वो है टनलिंग माइक्रोस्कोपी। टनलिंग माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम एक एटम के डायमीटर तक को मेजर कर सकते हैं, यानी कि एक परमाणु के व्यास को भी हम उसके द्वारा मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मीटर स्केल जो है वो किस तरीके से होता है। तो मीटर स्केल एक नॉर्मल स्केल की तरह आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस मीटर स्केल की हेल्प से हम ये जो पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, इस पेंसिल की लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपने क्या किया कि इसका जो एक एंड है वो हमने फिक्स कर दिया है 0 पर। दिखाई दे रहा है सबको? इसका एक एंड 0 पे फिक्स कर दिया हमने, तो और दूसरा एंड जो है वो यहाँ पर आ रहा है आपके 17.6 पर। तो अगर सेंटीमीटर में इसकी लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो वो आ गया 17.6 सेंटीमीटर। इसी के नीचे जो ये स्केल होता है वो आपके इंच में होता है, तो यही लेंथ जो है इंच में कितनी हो जाएगी? 7 इंच के बराबर। ठीक है, बहुत ही आसान होता है मीटर स्केल से लेंथ का मेजरमेंट करना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितना है, तो वो क्या होगा? लीस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि न्यूनतम कितनी रीडिंग जो है वो मापी जा सकती है इसके द्वारा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 से 1 के बीच में जो है वो टोटल 10 डिविजन्स हैं। इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में जो है वो टोटल 10 डिविजन्स हैं। ठीक है, ये 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आपके 1 डिवीजन जो है वो 1/10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 1/10 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो गया आपके 0.1 सेंटीमीटर, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं 1 mm। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड बाय मीटर स्केल इज 1 mm। तो हम यहाँ पर बच्चों 1 mm तक की रीडिंग का मेजरमेंट इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है, जो अल्पतमांक है, वो कितना है? 1 mm के बराबर। तो 1 mm जो है वो इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी। ये सबको क्लियर है? इसके बाद आप आ जाइए वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, और लास्ट 3 to 4 ईयर से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे पहले नीट में कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो जेईई मेंस में स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, ये मीटर स्केल से किस तरीके से अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मीटर स्केल की तरह ही एक स्केल है जो है इसका मेन स्केल। ठीक है, ये आपको बड़ा सा जो स्केल दिखाई दे रहा होगा, ये है बेटा इसका मेन स्केल। और ये जो छोटा सा स्केल आपको इस पे दिखाई दे रहा है, ये है इसका वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल जो है वो मूवेबल होता है, ये इस मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है बहुत ही इजीली। ठीक है, यहाँ पर ये आपको 2 जॉज दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये रहा जॉ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमें उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, किसी भी वस्तु की अगर मुझे मोटाई ज्ञात करनी है तो, या उसका डायमीटर मुझे ज्ञात करना है ना, उसका व्यास ज्ञात करना है, तो इन दोनों जॉज के बीच में जो है हम उसे फंसा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस स्क्रू की हेल्प से हम उसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं। आपको ये 2 जॉज जो है वो ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ऊपर वाले जॉज हैं, ये ऊपर वाले जॉज जो होते हैं ये आपके इंटरनल रेडियस या इंटरनल डायमीटर को यूज में मेजर करने के लिए काम में आते हैं। तो दोनों जॉज को, जैसे कि कोई सिलेंडर है उसका हमें इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो हम उसको इसमें फिक्स कर देंगे और स्क्रू की या क्लैंप की हेल्प से उसको टाइट कर देंगे, तो वहां से हम उसका इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। और ये आपको छोटी सी स्टेम दिखाई दे रही होगी, ये छोटी सी जो स्टेम है ये छोटी मोटी डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज में ली जाती है, गहराई को मापन करने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं इससे हम
डायमीटर मेजर कर सकते हैं, थिकनेस का मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही डायमीटर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से कैसे डायमीटर या थिकनेस का मापन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ये देखो, ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है किसी एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसके बीच में फिक्स था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रीडिंग जो है वो कैसे ली जाती है। सबसे पहले आपको देखना है, ये जो नीचे वाला स्केल है ये है बेटा आपके वर्नियर स्केल, और ये जो ऊपर वाला स्केल है ये है आपका मेन स्केल, ठीक है। ये ऊपर वाला है मेन स्केल और ये नीचे वाला है वो है वर्नियर स्केल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है इस वर्नियर स्केल के जीरो को, कि ये वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पर कितना चल चुका है। ये होती है मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला है, ये रीडिंग निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, ये होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक इनटू अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है वो कैसे मेजर की जा रही है ये हम आपको बता रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो आपको उसी फॉर्म में मिलेगी। तो जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसको पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसी को लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वर्नियर का जीरो मेन स्केल पे कितना चल चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में आपको ये वर्नियर स्केल का जीरो दिखाई दे रहा होगा। 3 से आगे बढ़ चुका है पर ये 4 पे नहीं पहुंचा है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है आपकी 3 mm। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पे कितना चल चुका है वो है आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है, सॉरी मेन स्केल की रीडिंग वो है आपकी 3 mm, ठीक। अब बात आती है आपके कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि आपको कुछ लाइंस ऊपर नजर आ रही होंगी, कुछ लाइंस नीचे नजर आ रही होंगी, जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो आप देख सकते हो कि ये 7 पे जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर जो आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो होगी आपके 7, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट ये दे रखा है लास्ट में इसका 0.1 mm। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे। लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेजर की जा सकती है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 0.1 mm तक की रीडिंग का मेजरमेंट जो है हम इससे कर सकते हैं। और कैसे, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये था आपका 1 mm। ये जो 1 mm है इसको भी वर्नियर स्केल पर 10 डिविजन्स में ब्रेक किया हुआ है। तो एक डिवीजन जो है वो कितने का होगा, 0.1 mm का, 1/10 mm यानी कि 0.1 mm का। तो लीस्ट काउंट हो गया इसका 0.1 mm, तो हमारी रीडिंग आ जाएगी। मेन स्केल की रीडिंग थी 3 mm, वर्नियर की रीडिंग थी 7 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 mm, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.7 mm। तो 3.7 mm जो है वो हमने इसकी थिकनेस का मेजरमेंट कर लिया कि इस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है या जो मोटाई है वो कितनी होगी, 3.7 mm होगी। सबको क्लियर है कैसे हमने मेजरमेंट किया बेटा ये? यस सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी थिकनेस जो है वो हमें मेज़र करनी है यूजिंग वर्नियर स्केल। सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है। तो मेन स्केल की रीडिंग कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल पे कितना चल चुका है, तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 15 और 16 के बीच में है। 16 पे पहुंचा नहीं है, 15 को ये पार कर चुका है। तो आपके मेन स्केल की रीडिंग, मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो आपका होगा 15 mm। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई बेटा आपके 15 mm। उसके बाद आती है आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग यानी कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों एग्जैक्टली आपके 8 पर आके मिल रहे हैं। तो वर्नियर की रीडिंग हो गई 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो ये हो गया आपकी 15.8 mm, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से रीडिंग का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जीरो एरर कैलकुलेशन।
ठीक है, शून्यांकी त्रुटि की गणना करना। तो ये जीरो एरर की कैलकुलेशन जो है वो कैसी होती है, ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नॉर्मल रीडिंग लेना तो सबको आता है, या रीडिंग का आपको फॉर्मूला भी पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर कैसे रीडिंग फाइंड आउट की जाती है या जीरो एरर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो फिर वो हमसे नहीं होगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 3 सेगमेंट दिखाई दे रहे होंगे इस ग्राफ में। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर वाले की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, जीरो एरर कैलकुलेशन जो है वो कब की जाती है, शून्यांकी त्रुटि की गणना कब की जाती है। तो जीरो एरर की कैलकुलेशन होती है आपके एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कल कोई एक्सपेरिमेंट करके गया लैब में और उसने उस वर्नियर कैलिपर को ऐसे ही रख दिया। ठीक है, यूज में लिया था, यूज में लेकर ऐसे ही रख दिया, तो उसमें उसने एरर छोड़ दी। अब आप कहोगे सर एरर कैसे छोड़ दी। अगर आपने वर्नियर कैलिपर को यूज में ले लिया है तो यूज में लेने के बाद आपको क्या करना होता है कि वो जो दोनों जॉज थी, दोनों जॉज को आपस में मिलाना होता है, यानी कि मेन स्केल के जीरो को और वर्नियर स्केल के जीरो को एग्जैक्टली कोइंसाइड करवाना पड़ता है। अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, जैसा कि आपको इस फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। यानी कि जो भी हमारी रीडिंग होगी वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी, उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जीरो एरर कैलकुलेशन कब होती है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ठीक है, तो जब जीरो एरर कैलकुलेशन की हम बात कर ही रहे हैं तो मान लीजिए कि यहां पर अगर आपके वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड में, देखो थोड़ा सा राइट साइड में है ये, तो वर्नियर का जीरो मेन स्केल की जीरो से राइट हैंड साइड में है, तो इस कंडीशन में कौन सी एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर होती है। अब ये एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो एरर कैलकुलेट करने का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो आपके रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है वही एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ये कैसे निकालोगे आप, मेन स्केल की रीडिंग, तो मेन स्केल की रीडिंग तो अभी भी क्या है आपकी जीरो ही है, तो मेन स्केल की रीडिंग जीरो, क्योंकि वर्नियर का जीरो मेन स्केल पे अभी चलना ही शुरू नहीं हुआ। फिर कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है ये, तो 0 1 2 3, 3 पर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर की रीडिंग हो गई आपकी 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 mm, तो आपके रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 प्लस 3 इंटू 0.1 mm, तो ये हो जाएगा 0.3 mm, और mm को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 का और डिवाइड कर दो तो 0.3 mm का मतलब 0.03 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे हमने पॉजिटिव साइन लगाया है क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, इसी के नीचे आ जाओ। ठीक है, इसी के नीचे वाले डायग्राम में आप देखोगे कि वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर कौन सी एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर के केस में हम आगे से रीडिंग नहीं लेते, हम पीछे से रीडिंग लेते हैं। पीछे से रीडिंग कैसे ली जाती है, ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है, 10 को आप अज्यूम करोगे जीरो, तो 0 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 पे आपके कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर की रीडिंग हो गई 3, मेन स्केल की रीडिंग 0 ही है क्योंकि अभी ये चलना ही शुरू नहीं हुआ, इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो रीडिंग आपकी हो जाएगी 0 प्लस 3 इंटू 0.1 mm, यानी कि 0.03 सेंटीमीटर में, mm में भी लिखोगे तो 0.3, आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव जीरो एरर है, आगे हमने माइनस साइन लगाया हुआ है। तो एक बार मैं वापस से रिमाइंड करवाता हूँ कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर होती है, और लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव जीरो एरर होती है। जो भी एरर होगी उसके आगे वही साइन लगाएंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। अब इस एरर को क्या करते हैं, जो भी हमारी रीडिंग आई है उस रीडिंग में से इस एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। एरर को बच्चों हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखिए एरर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी साइन है उसी साइन के साथ आप एरर को लिखोगे, तो 3.17 माइनस के प्लस के 0.03, तो 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर थी तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा, तो माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो गया, तो 3.14 सेंटीमीटर जो है वो इसकी रीडिंग हो गई। तो सबको समझ में आ गया कि एरर कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सर नेगेटिव वाले का एक और बार समझा दीजिए, पीछे से कैसे करते हैं। हाँ,
नेगेटिव जीरो एरर के कैलकुलेशन कैसे होती है कि नेगेटिव वाले के केस में हम पीछे से रीडिंग लेते हैं, मतलब 10 को क्या अज्यूम करोगे आप कि यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो इसको जीरो मान लिया, तो जीरो के बाद फिर 1 2 3, मतलब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो 0 1 2 3, तो ये 3 पर को इंसाइड कर रहा है, तो हमारी जो वर्नियर की रीडिंग होगी वो होगी 3 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.1 mm, तो 0.3 mm, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.03 सेंटीमीटर, आगे हमने माइनस साइन यहाँ पर लगा देंगे, तो माइनस के 0.03 सेंटीमीटर जो है वो इसकी रीडिंग हो जाएगी। क्लियर? अब हम देख, यस सर। तो ये आ गया आपके हमने देखा कैसे जीरो एरर कैलकुलेशन की जाती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि कुछ फार्मूला जो यहाँ पर यूज आएंगे। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला वो है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि मुख्य पैमाने का एक पाठ्यांक माइनस वर्नियर पैमाने का एक पाठ्यांक, तो ये आपका अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला हो गया। लीस्ट काउंट निकालने का एक सेकंड फार्मूला भी है, ये भी हमारा काफी यूज में आता है, वो होता है 1 MSD, जिसको कि हम पिच भी बोलते हैं, अपॉन टोटल VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। इसकी हेल्प से हम लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग निकालने का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और अगर कोई जीरो एरर है तो जीरो एरर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज में आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस भी हम अभी करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज दोनों के क्वेश्चंस हम एक साथ ही करेंगे। अब हम लगे हाथ देखते हैं कि स्क्रू गॉज जो है वो आपके क्या होता है। तो ये स्क्रू गॉज कुछ इस तरीके से होता है। ज़रूरत क्यों महसूस हुई इसकी? वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम मिनिमम रीडिंग जो मेज़र कर सकते थे वो थी 0.1 mm। अगर उससे भी छोटी रीडिंग को मेज़र करना था तो उसके लिए हम स्क्रू गॉज को यूज़ में लेते हैं। 0.01 mm तक की रीडिंग का हम मेजरमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को जो है वो आपने ये जो स्पिंडल है इसके बीच में फिक्स कर दिया, ये लॉक था, लॉक से जो है वो आपने इसको फिक्स कर दिया। हम इसका डायमीटर मेज़र करना चाहते हैं कि इसका डायमीटर कितना होगा। अब वर्नियर कैलिपर की तरह ही स्क्रू गेज भी होता है, इसमें भी ये आपके मेन स्केल है। तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मेन स्केल है बच्चों, ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका मेन स्केल। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका रोटेटिंग वर्नियर स्केल, जिसको कि हम सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। तो ये सर्कुलर स्केल भी है, रोटेटिंग वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल बोलते हो। पीछे जो है ये आपके रेच नॉब है जिसकी हेल्प से हम इसको घुमाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पर फिक्स कर दोगे और इस रोटेटिंग वर्नियर स्केल को घुमाकर हम इसको आगे या पीछे मूव करा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं और उसकी थिकनेस या डायमीटर को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका व्यास हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरीके से स्क्रू गेज की हेल्प से मेजरमेंट किया जाता है वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है किसी एक्सपेरिमेंट का, कोई ऑब्जेक्ट था, तो केवल हमें रीडिंग मेज़र करनी है, तो ये हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो ये वाला जो है बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके मेन स्केल, और ये जो है ये है हमारा वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल आप इसको बोल दो। रीडिंग निकालने का फॉर्मूला दोनों के लिए ही सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मेन स्केल की रीडिंग देखो आप 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई हमारी 7 mm। वर्नियर या सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन या सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हो गया 35 36 37 38। तो 38 वाला जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला हमारा वही, मेन स्केल की रीडिंग 7 mm, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई 38 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो ये हो गया आपके 7.38 mm। ये 7.38 mm जो है वो आपकी इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम रीडिंग का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होता है, बस यहाँ पर लीनियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल आ गया, रोटेटिंग वर्नियर स्केल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग मेजरमेंट करनी है। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं। तो ये होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग यहाँ पर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। देखो
बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये 20, ये 21 और ये 22, तो 22 पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो 22 जो है वो इसकी रीडिंग हो गई वर्नियर स्केल की, रोटेटिंग वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल की रीडिंग। और लीस्ट काउंट जो है वो हमें पता है 0.01 mm, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर हमारा सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अधूरी रीडिंग निकाली है। एक्चुअली में है क्या कि जो हम ऊपर वाली रीडिंग ले रहे हैं, ये ऊपर वाला ही मेन स्केल नहीं है, ये नीचे वाला भी है, ये एग्जैक्टली पूरा मेन स्केल है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्यान से देखना सभी लोग कैसे पढ़ते हैं। 0.5 mm 1 mm, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5। ये नीचे जो है वो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए इसकी मेन स्केल की रीडिंग 7 नहीं है, 7.5 है। ये इसकी करेक्ट रीडिंग होगी। तो ये अगर ये नीचे वाली लाइन आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रही है तो हमें उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो 7.5 है ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। तो मेन स्केल की रीडिंग है 7.5 mm, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 22 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 7.72 mm। ठीक है, ये 0.22 7.5 में ऐड होगा 7.72 mm। अब आप कहोगे सर आपने पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें तो नहीं बोला आपने कि नीचे वाला भी देखना है, तो जरा पहले वाले एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रोटेटिंग वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको रीडिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए वहां पर जो रीडिंग थी वो थी आपकी 7 mm, और यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रही थी, इसलिए यहाँ पर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी, मतलब मेन स्केल की रीडिंग, वो है आपकी 7.5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस आपके सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, तो ये 7.72 mm आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि रीडिंग क्या होगी। सर पिछले वाले में 0 के बाद सेकंड पॉइंट से 0.5 से स्टार्ट करेंगे काम सर। ये ऐसे पहले मतलब हमें ये रीडिंग पढ़ना आना चाहिए। ऊपर 0 है, फिर 0 के बाद नीचे चलोगे तो वो 0.5 है, फिर ऊपर आओगे तो 0.5 और, यानी कि 0.5 के डिवीजन है। 1 mm को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो 0.5 1.5 2, ये आपके 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, इस तरीके से 7 7.5। ठीक है, तो 7.5 हमने मेन स्केल की रीडिंग ली। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। हाँ बेटा। सर ये सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स हैं, हाँ, तो पूरे रोटेशन में हमारा 1 mm कवर हो जाना चाहिए ना, तो 0.5 mm कैसे कवर होगा? सर्कुलर स्केल पे जो है वो आपके 50 डिवीजन है। ये देखो 45 के बाद जो है वापस 0 आ गया, यानी कि 50 से आपके वापस से रीडिंग चालू हो गई, तो इसलिए 50 डिवीजन है, इसलिए 0.5 mm जो है वो मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग होगी। ओके सर। नहीं सर, कुछ में 100 डिविजन होता है, मुझे लगा हाँ इसमें भी होता हाँ हाँ, वो अलग अलग स्केल, मतलब अलग अलग स्क्रू गॉज में अलग अलग स्केल होता है, तो 100 वाला भी आता है, 50 वाले भी आते हैं, डिवीजन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो वो क्वेश्चन में हमारे को मेंशन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने बोल दिया सर कि 0.1 mm वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है, तो सारे क्वेश्चन में वो फिक्स हो गया, या 0.01 mm आपके इसका स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट है, तो सब में सेम नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर निकालना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट कितना होगा। चलिए, तो इस एग्जांपल में रीडिंग देखते हैं क्या होगी। तो ये नीचे वाली जो है लाइन है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए मेन स्केल की रीडिंग 0 1 2 3 mm हमारी मेन स्केल की रीडिंग होगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग 45 के बाद नेक्स्ट क्या है 46 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 3.46 mm। तो 3.46 mm जो है वो इस स्क्रू गॉज की रीडिंग होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन आपको क्लियरली विजिबल है, तो 0 1 2 3 3 प्लस 0.5 3.5, तो 3.5 जो है ये आपके मेन स्केल की रीडिंग होगी। और सर्कुलर स्केल का ये जो 6th डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी आपके 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो रीडिंग जो है वो आपकी हो जाएगी 3.56 mm। 3.5 प्लस
6 इंटू 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 3.56 mm। ये आपके रीडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो किस तरीके से हम स्क्रू गॉज की हेल्प से रीडिंग को मेज़र करते हैं ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ज़ीरो एरर कैलकुलेशन की जाती है स्क्रू गॉज में। तो जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स के अंदर ज़ीरो एरर कैलकुलेशन होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ज़ीरो एरर कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले आप देखिए, और जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स में हमने देखा था कि रीडिंग लेने से पहले हम ज़ीरो एरर कैलकुलेशन करते हैं, तो स्क्रू गॉज में भी रीडिंग लेने से पहले ही ज़ीरो एरर कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है, कोई ज़ीरो एरर नहीं है, यानी कि जो भी हमारी रीडिंग होगी वही आपकी फाइनल रीडिंग होगी, उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो एरर करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दोनों ज़ीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे थे, तो कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में, तो आप देख सकते हो कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के नीचे है, बिलो है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे है, ठीक है। कितना नीचे है? 0 1 2 3 3 डिवीज़न 3 4 5 डिवीज़न नीचे है, ठीक है। तो जो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है वही आपके एरर कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के नीचे होता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के ऊपर होता है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है। सबसे पहले हम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो मेन स्केल पे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी कि अभी वो मेन स्केल पे चलना ही शुरू नहीं हुआ है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो आपकी होगी 0 mm। सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो ये हो गया आपके 0 1 2 3 पर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, 5 नहीं 3 पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, ये रहा। तो 0.03 mm प्लस की, तो प्लस के 0.03 mm जो है वो आपके पॉजिटिव ज़ीरो एरर यहाँ पर होगी। यहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में आप देखिए कि वर्नियर स्केल यानी कि रोटेटिंग वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से अबव है, ऊपर है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा ज़ीरो एरर कैलकुलेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये थर्ड डायग्राम पे सभी लोग विशेष करके ध्यान दो। यहाँ पर आपके जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर है, और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। सभी लोग ध्यान दो, ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल इज़ बेयरली विजिबल, ऐसी लाइन आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी कि मुख्य पैमाने का शून्य मुश्किल से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है। नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में भी हम पीछे से रीडिंग लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप पीछे से रीडिंग लोगे, यानी कि 50 को आप मानोगे 0, तो ये 0 1 2 3, तो ये 3 पे एग्जैक्टली आपके कोइंसाइड कर रहा है। तो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा आपके, मेन स्केल की रीडिंग यानी कि 0 mm, वर्नियर स्केल की रीडिंग वो है आपकी 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो माइनस के 0.03 mm जो है ये आपके ज़ीरो एरर होगी। आगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, यानी कि ये कौन सी एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अब एरर को क्या करते हैं, एरर को हम हमेशा रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हमारी रीडिंग है, तो रीडिंग में से हम एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी साइन है उसी साइन के साथ आप एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो प्लस साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो माइनस साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से एरर कैलकुलेशन करते हैं ये सबको समझ में आ गया। अगर ज़ीरो नीचे है सर्कुलर स्केल का तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और ज़ीरो अगर ऊपर है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर आपके होती है। तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में आप एरर के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो और लास्ट में एरर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि वापस से दोनों की ज़ीरो को कोइंसाइड कर दो, यानी कि आपने एरर जो है वो ख़त्म कर दी है और वहाँ से आप रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर समझा। अब हम देखते हैं कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिए। उससे पहले कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलाज जो हमारे यूज़ में आता है,
ये देखो पिच निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। पिच जिसको कि चूड़ी अंतराल भी बोला जाता है, पिच ऑफ द स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे अपन को ऐसा बोला गया है कि 1 रोटेशन मतलब 2 रोटेशन में आपके 2 सेंटीमीटर की या 2 mm की डिस्टेंस उसने मूव करी, ठीक है। 2 रोटेशन में 2 mm, तो 1 रोटेशन में कितनी डिस्टेंस मेजर करेगा, मतलब कवर करेगा 1 mm, तो उसका पिच जो है वो कितना हो जाएगा 1 mm। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन, ये आपके पिच निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। नीट में इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके, अभी हम देखेंगे लीस्ट काउंट के फॉर्मूले के ऊपर। और रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सेम ही होता है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे यूज में आते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 division of the main scale exactly coincide with the 30 division of the vernier scale. अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये हमारी मेन लाइन होती है उस क्वेश्चन में जो हमें ढूंढनी चाहिए। क्यों ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा लीस्ट काउंट निकलेगा कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि मुख्य पैमाने के कितने पाठ्यांक वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक के साथ संपाती हैं, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है कि 29 MSD बराबर है आपके 30 VSD के। तो यहाँ से मैं 1 VSD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो हो जाएगा 29/30 MSD के बराबर, ठीक है। आगे आपको बोला गया है इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री, यानी कि 1 MSD की वैल्यू जो है वो आपको 0.5 डिग्री गिवन है। तो 1 MSD जो है वो आपके 0.5 डिग्री के बराबर है। तो लीस्ट काउंट या अल्पतमांक निकालने का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू कितनी आई थी 29/30 MSD, ठीक है। तो 1 में से 29/30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/30 आ जाएगा, और 1 MSD की वैल्यू है 0.5, ठीक है। तो ये आ गया 1/60 डिग्री। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 मिनट। तो लीस्ट काउंट जो है वो इसका आ जाएगा 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज में लिया 1 MSD माइनस 1 VSD। अगर आपको याद हो तो मैंने लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला आपको और बताया था, वो था 1 MSD अपॉन टोटल VSD। तो क्या उससे भी आंसर आ सकता है, देखते हैं। तो लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD अपॉन टोटल VSD। तो 1 MSD था 0.5 और टोटल VSD था 30, ये आ गया 1/60 डिग्री, ठीक है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो दोनों से ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इस वाले मेथड फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा और इस वाले फॉर्मूले से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके जेईई मेंस 2009 में पूछा गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम वेराइटी का है जो पहले वाला क्वेश्चन था। इसमें भी वही है 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन। तो हमें हमारी की लाइन मिल गई कि 20 VSD बराबर 16 MSD। तो 1 VSD जो है वो आपके 16/20 MSD के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 VSD की वैल्यू आ गई, बस अब लीस्ट काउंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 16/20 MSD, तो ये 4/20 MSD आ जाएगा। और 1 MSD जो है वो आपको 1 mm के बराबर आपको दे रखा है, ठीक है। तो 4/5 आएगा। क्या बेटा, 4/5 हाँ 1/5, ऐसे सर 1/5। हाँ 1/5 आ जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 माइनस 16 4 अपॉन 20 यानी कि 1/5। तो 1/5 इंटू 1 mm, ठीक है।
0.2 mm जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा 0.2 mm। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2010 में पूछा गया था। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जेई के क्वेश्चन क्यों कराने लग गए। बच्चों अभी देखना, अभी बीच में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जेई का क्वेश्चन है वही नीट में एग्जैक्टली पूछा गया, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं, ठीक है। और जो क्लास में करवाया था वही क्वेश्चन उसमें आया था, क्योंकि नीट में तो अभी ये पिछले 3-4 साल से आना शुरू हुए हैं, जबकि जेई में तो पिछले 30-40 सालों से आ रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो एनटीए दोनों का एग्जाम करा रही है, तो जेई मेंस के क्वेश्चन नीट में और नीट के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं नीट में, तो अभी जो रिसेंटली पिछले 3-4 दिनों में पेपर हुए हैं जेई मेंस के, वो जरूर देख के जाना, उसमें आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A spectrometer gives the following reading when used to measure the angle of a prism. मेन स्केल रीडिंग MSD आपको दे रखी है 58.5, डायरेक्ट दे दिया। वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको डायरेक्ट दे दी VSD दे दिया आपको 9 डिवीजन। गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 0.5 डिग्री, तो ये आपको 1 MSD की वैल्यू दे दी। और आपको दे रखा है टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विद 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, ये हमें दे दिया। तो अब देखो उसने दोनों चीज़ें दे दी आपको, तो हम चाहते तो पहले वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते थे लीस्ट काउंट का, वो है 1 MSD अपॉन टोटल VSD, ठीक है। लेकिन उसने सोचा कि अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो, तो उसने बेचारे ने वापस ये भी लिख के दिया कि 29 मेन स्केल डिवीजन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो अब आप दोनों ही में से किसी भी फॉर्मूले से लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हो। और पूछा है आपसे द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द अबव डाटा इज, यानी कि रीडिंग पूछी गई है, तो रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम जानते ही हैं। उसके लिए हमें लीस्ट काउंट चाहिए पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट हो जाएगा आपके 1 MSD अपॉन टोटल VSD। तो 1 MSD जो है ये है आपका 0.5 डिग्री, और टोटल VSD जो है वो है आपके कितने 30, तो ये आ जाएगा आपका 1/60 डिग्री, ठीक है। तो 1/60 डिग्री जो है हमारा लीस्ट काउंट आ गया। तो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला, मेन स्केल की रीडिंग कितनी गिवन है 58.5 डिग्री, ठीक है। वर्नियर की रीडिंग कितनी है 9 इंटू लीस्ट काउंट 1/60 डिग्री, तो ये हो गया 58.5 डिग्री प्लस 0.15 डिग्री, तो 58.65 डिग्री के आसपास आंसर आपका आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, 58.65 डिग्री जो है वो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2012 में पूछा गया था। सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब धीरे धीरे हम लेवल जो है क्वेश्चंस का आपको अच्छा होता जाएगा। जो मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा। अच्छा, इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के घबरा मत जाना, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो हमने सीखा है वही क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन है। देखो कैसे, द जॉज ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स टच द इनर वॉल ऑफ द कैलोरीमीटर विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर। द पोजिशन ऑफ जीरो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, द पोजिशन ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल रीड 3.48, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पर 3.48 है। तो ये किसकी रीडिंग दे रखी है हमें, मेन स्केल की रीडिंग, MSR दे रखी है आपको कि वर्नियर स्केल का जीरो मुख्य पैमाने पर कितना चल चुका है। तो आपको कितना चल चुका है 3.48। द सिक्स्थ ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन, कि वर्नियर का 6th डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि वर्नियर पैमाने का छठा प्रभाग मुख्य पैमाने के किसी प्रभाग के साथ संपाती है। तो 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हमें क्या दे रखा है, वर्नियर स्केल की रीडिंग VSR दे रखा है, ठीक है। वर्नियर कांस्टेंट यानी कि लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, अल्पतमांक भी बोलते हैं इसको, वो दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ कैलोरीमीटर व्हेन इट इज ऑब्जर्व दैट द वर्नियर स्केल हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.03 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें हमें दे रखी है, मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर की रीडिंग, लीस्ट काउंट और जीरो एरर। अब आप बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये, दिखने में ही बहुत बड़ा सा दिख रहा था, लेकिन बस उसने जैसा हमने एक्सपेरिमेंट सीखा था वही लैंग्वेज बनाकर उसने क्वेश्चन में डाल दिया। तो रीडिंग निकालनी है, तो मेन स्केल की रीडिंग है 3.48,
सेंटीमीटर में, वर्नियर की रीडिंग है 6, लीस्ट काउंट है आपका 0.01 सेंटीमीटर, और माइनस के ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ही लिखोगे उसको। ये हो गया 0.06 और 0.03 0.09, तो 3.48 प्लस 0.09, तो ये हो गया आपके 3.57 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 3.57 सेंटीमीटर जो है वो आपके रीडिंग यहाँ पर होगी। तो जो हमने सीखा था वही क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको गिवन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके जेईई मेंस 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। अब इस लाइन को ध्यान से देखो कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 और 5.15, तो 5.10 और 5.15 के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो इतना 5.10 से आगे बढ़ चुका है लेकिन 5.15 पे नहीं पहुंचा है। तो कितना चल चुका है 5.10, तो ये आपके मेन स्केल की रीडिंग होगी, ठीक है। तो 5.10 से आगे बढ़ गया लेकिन 5.15 पे नहीं पहुंचा है, तो 5.10 आपके मेन स्केल की रीडिंग हो गई। द वर्नियर स्केल हैज ए 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल पर 50 डिवीजन है जो कि 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं। 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है आपके 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD। अब 1 MSD अगर आप देखो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं भी 1 MSD की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि 1 MSD है क्या। 1 मेन स्केल डिवीज़न, यानी कि मेन स्केल पर एक डिवीज़न कितना है, मुख्य पैमाने का एक प्रभाग कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स दे रखी है आपको, 5.10 और उसके वेरी नेक्स्ट क्या आ रहा है 5.15। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.05 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.05 सेंटीमीटर है यही आपके क्या है मेन स्केल की मतलब डिवीज़न है, मेन स्केल का 1 डिवीज़न है, कितना 0.05 सेंटीमीटर के बराबर। कि 2 रीडिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.05, तो 0.05 सेंटीमीटर ये मेन स्केल का डिवीज़न हो गया। वर्नियर स्केल का डिवीज़न 2.45 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं 50, ठीक है। 50 डिवीज़न 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। ये देखो 50 VSD जो है 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 VSD जो है ये आपके 2.45 अपॉन 50 के बराबर होगा, ठीक। ऐसे ये हमने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके 2.50 सेंटीमीटर माइनस 2.45 सेंटीमीटर अपॉन 50, 0.001 सेंटीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आया, ठीक है। 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आ गया। बस अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मेन स्केल की रीडिंग पता लग गई, वर्नियर की रीडिंग पता है 24, लीस्ट काउंट हमें पता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली 5.10 सेंटीमीटर प्लस 24 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर के बराबर, सेकंड ऑप्शन। तो 5.124 सेंटीमीटर आपके आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन जो है वो पहले वाले से डिफरेंट है, और जो मैंने आपको सिखाया था प्रैक्टिकल के टाइम पे वही क्वेश्चन की लैंग्वेज में फॉर्म करके उसने पूछा है। ये देखिए जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, और अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल में भी मिला होगा। क्यों? क्योंकि यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है। आई थिंक सो 2018 या 19 में पूछा गया है, सेम, कोई चेंज नहीं है।
स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 0 mm, सर्कुलर स्केल की रीडिंग दे रखी है 52 डिवीजन, गिवन दैट 1 mm ऑफ द मेन स्केल, यानी कि 1 MSD दे रखा है 1 mm कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखे हैं 100, डायमीटर पूछा है तो रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल की रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, 1 MSD अपॉन टोटल VSD वो कितना था 100, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 0.01 mm, तो 0.52 mm। 0.52 देखते ही फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मत कर देना, पीछे क्या है सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, 0.52 देखकर हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है 0.52, हाँ टिक कर दिया, लेकिन पीछे ये जरूर चेक कर लेना सेंटीमीटर है या mm है, आपसे क्वेश्चन गलत करवा सकता है एग्जामिनर। तो 0.52 mm में आया है तो सेंटीमीटर में क्या होगा 10 से और डिवाइड करो तो 0.052 सेंटीमीटर। तो यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा गया था, तो ये क्लास नोट्स में सॉल्व करवा रखा था क्वेश्चन और एग्जैक्टली नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पहले नीट में क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे, इसलिए ही जेईई मेंस के क्वेश्चन हमने उठाए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाया था बिल्कुल वही लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखो, ए स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm, पिच हमें दे रखा है, एंड द सर्कुलर स्केल with 50 डिवीजन, टोटल CSD दे दिए 50, is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अब ध्यान से पढ़ना। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, जब स्क्रू गॉज की दोनों जॉज कॉन्टेक्ट में है तो ये किसकी बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा है आपके जीरो एरर की, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, यानी कि दोनों जॉज के बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं है, दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में है, यानी कि ये क्या मेजर करना चाह रहा होगा, ये आपके जीरो एरर मेजर करना चाह रहा है। ठीक है, द 45th डिवीजन को इनसाइड विद द मेन स्केल लाइन, तो 45th डिवीजन जो है वो मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो कहाँ होगा, 50 कहाँ आएगा ऊपर, तो सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो ऊपर है, तो कौन सी एरर होनी चाहिए, नेगेटिव जीरो एरर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, उसने सेकंड हिंट आपको दिया है, अगर पहला वाले हिंट से आपको नहीं समझ में आया तो उसने बोला है कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, कि मेन स्केल का जीरो मुश्किल से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेन स्केल का जीरो मुश्किल से किस में दिखाई देता है आपको, नेगेटिव जीरो एरर में। अभी मैंने जीरो एरर कैलकुलेशन में आपको बताया था, तो मेन स्केल का जीरो मुश्किल से दिखाई दे रहा है, अब तो कंफर्म हो गया 100% कि ये नेगेटिव जीरो एरर ही है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट एंड गिवन दैट मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है, 25th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल लाइन, तो ये आपको सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी दे रखी है। तो जीरो एरर हमें कैलकुलेट करनी है और लीस्ट काउंट, तो पहले लीस्ट काउंट लिख लेते हैं बेटा। लीस्ट काउंट है आपके पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच कितना है 0.5, टोटल CSD जो है ये कितना है 50, 0.01 mm, ये आपके लीस्ट काउंट आ गया। और जीरो एरर की अगर हम बात करें तो जीरो एरर जो है वो आपके कितनी है, जीरो एरर है आपके 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 डिवीजन ऊपर है जीरो। ठीक है, तो आपके सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, 0.01 इंटू 5, तो माइनस के 0.05 mm, ये नेगेटिव जीरो एरर आपके है। बस अब हमें रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग के फॉर्मूले में रख देते हैं। मेन स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी थी 0.5, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है 25, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 और जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा,
0.05 mm। तो ये हो गया 0.25, 0.25 में 0.05 और ऐड करेंगे तो ये हो गया 0.30, तो 0.5 mm प्लस 0.30 mm, तो ये तो 0.80 mm हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 0.80 mm। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हमने सीखा था वही क्वेश्चन की लैंग्वेज में फॉर्म करके उसने दे दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी तो नीट में नहीं आया है, लेकिन पूछा जा सकता है बेटा। ये जेईई मेंस 2016 में जीरो एरर कैलकुलेशन पर बेस्ड, जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग ही निकलवाए, वो केवल आपसे जीरो एरर पूछ सकता है कि जीरो एरर कितनी होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमें ये आइडिया लगाना आना चाहिए कि ये जीरो एरर की बात कर रहा था। क्या 45 डिवीजन पर सेट कर रहा है ना? हाँ, 45th पे कोइंसाइड कर रहा है। ये देखो, स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो कहाँ होगा, उसका ऊपर होगा ना। 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, 50 पे वापस जीरो चालू हो गया, क्योंकि टोटल डिवीजन कितने हैं, 50 तो है सर्कुलर स्केल पे। तो आपके जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो ऊपर है, और जब जीरो ऊपर होता है तो कौन सी एरर होती है, नेगेटिव जीरो एरर होती है। मान लो फिर भी नहीं समझ में आया, तो उसने फिर बोला कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, कि मेन स्केल का जीरो बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है, और बहुत मुश्किल से किस में दिखाई देता है, नेगेटिव जीरो एरर में। तो दो हिंट उसने दिए थे, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अपन रीडिंग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया था, नीट 2020 का क्वेश्चन है। स्क्रू गेज इज ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है हमारे पास पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, पिच, तो लीस्ट काउंट को टोटल CSD से मल्टीप्लाई कर दो, तो लीस्ट काउंट है 0.01 mm इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा आपके 0.01, तो ये हो जाएगा 0.50 mm, ये आपका पिच हो जाएगा, ठीक है। ये पिच निकल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देखो नीट में पूछा गया था, ये आपके नीट 2020 में सीधा आपके लीस्ट काउंट के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 5 mm आपको दे रखी है। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, यानी कि आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग दे रखी है। इफ स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस 0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। तो रीडिंग पूछ रहा है डायरेक्ट, सारी चीजें दे रखी है। मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 5 mm, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल 25 डिवीजन, ये VSD आपको दे रखा है। लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर में, और नेगेटिव जीरो एरर दे रखी है 0.004 सेंटीमीटर। पहले तो ये mm में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 0.25 और माइनस माइनस प्लस, तो 0.25 और 0.04, तो ये कितना हो गया 0.029 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 0.529 सेंटीमीटर। तो 0.529 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके नीट 2018 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही नीट में आए हैं। लेकिन जब से ये एक्सपेरिमेंटल इस साल से ऐड हो गए हैं, तो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर हो गया। अब हम बात करते हैं मीटर स्केल की। तो मीटर स्केल की अगर हम बात करें, तो मीटर स्केल की हेल्प से हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ में लेना है, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ में लेके किसी ऑब्जेक्ट के मास का मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखो, फोर्सेज एंड मोमेंट्स, आपने देखा होगा ये रिंच, ठीक है, जिसको कि हम स्पैनर भी बोलते हैं। तो बोल्ट को खोलने के लिए या कसने के लिए काम में आता है। यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे तो ये बोल्ट जो है वो कसता चला जाएगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। और जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। तो फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को ही मोमेंट बोलते हैं, या इसी को ही तो टॉर्क भी तो बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये आपके बोल्ट जो है खुल जाएगा।
आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि ट्रक के जो टायर्स होते हैं उसके बोल्ट खोलने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके जो रिंच होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और जो ड्राइवर होता है वो उसके ऊपर जंप करता है और वो बोल्ट इजीली खुल जाता है। तो अगर छोटा सा रिंच होता तो 4-5 आदमी मिलके भी उस बोल्ट को नहीं खोल पाते, लेकिन एक बड़ा रिंच होता है तो उससे एक आदमी ही उसको इजीली खोल देता है। तो यानी कि इस रॉड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उतना ही मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, बलागुण बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हम निकालेंगे, है ना। ये तो है आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ठीक है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टो इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपके 5 मीटर की ये डिस्टेंस थी। ठीक है, और 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया था। तो मोमेंट अबाउट एक्स यानी कि टॉर्क अगर हमें निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। तो एफ दे रखा है बेटा 3 और आर की वैल्यू है 5, तो ये कितना हो गया 15 न्यूटन। लेकिन ये इसको कैसे रोटेट कराएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपका मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो आर क्रॉस है 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 न्यूटन। लेकिन कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पर हमारे प्रोड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पे आपके बीम है, एक मास आपके यहाँ रखा हुआ है, ये दूसरा मास यहाँ पर रखा हुआ है, और ये जो बीम है वो कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर मैं ये वाले मास को हटा दूं, इस वाले मास को हटा दूंगा तो क्या होगा, ये आपकी इधर की तरफ रोटेट कर जाएगी, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर आपके क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस वाले मास को आप हटाओगे तो ये वाला मास जो है वो इसको ऐसे रोटेट करा देगा, यानी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले मास को हटाओगे तो इस वाले मास की वजह से ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, यानी कि क्लॉकवाइज। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें जैसे मान लो ये पूरा आपके मीटर स्केल है, एक आपका अननोन मास है और दूसरा आपका मास है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इजीली उस मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 1 मीटर। इधर आपके 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर। तो टॉर्क यहाँ से इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा आपके क्लॉकवाइज। तो 20 इंटू 1, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 10 इंटू 2, यहाँ भी 20 न्यूटन मीटर का। तो दोनों तरफ बराबर बराबर टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों टॉर्क बराबर है। तो ये कैसी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी आपके। क्लियर, समझ में आ गया सबको। ये देखिए यहाँ पर ये आपके ब्लॉक है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा 20 इंटू 1 यानी कि 20 न्यूटन मीटर का। लेकिन यहाँ पर हमने 2 ब्लॉक रख दिए हैं, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेकिन 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 20 इंटू 0.5 ये आपका हो गया कितना, 10 न्यूटन मीटर का। और ये आपके 5 न्यूटन का फोर्स है 2 मीटर, तो 10 आपका ये हो गया, तो 10 + 10 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों आपके बराबर हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही टॉर्क आपके इक्वल है, तो ये आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो क्या होता है कि फॉर ए बॉडी टू रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है,
ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होंगे तो ये रॉड जो है वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। और टॉर्क कैसे निकालोगे आप, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि m1g इंटू r1, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा। और क्लॉकवाइज टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2g इंटू r2, ये मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों आपके बराबर होंगे तो यहाँ से ये जो अननोन मास था मेरा m1, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट था कि ये एक मीटर स्केल है, इसमें एक तरफ जो है अननोन मास इससे अटैच किया गया है और एक तरफ नॉन मास अटैच किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज में लेकर इस अननोन मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो हमने क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी कि टॉर्क के कॉन्सेप्ट को यूज में लिया कि ये रॉड, ये मीटर स्केल आपके बैलेंस है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या है, बराबर हैं। तो m1g इंटू r1 ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और m2g इंटू r2 ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क। इस g से बेटा ये g चला गया तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, m2 r2 अपॉन r1। यहाँ से हमने क्या करा, इस अननोन मास की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये देखो, ये नीट 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये देखो आपको एक स्केल गिवन है, तो क्वेश्चन देखिए सभी लोग। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो इस यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है ये आपके बैलेंस है। ठीक, ए मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 20 सेंटीमीटर एंड ये 2 kg का मास यहाँ पर है, एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन द फिगर। तो ये m मास को 160 सेंटीमीटर पर अटैच किया गया है और 2 kg के मास को 20 सेंटीमीटर पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रोड इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमको इस m की वैल्यू को बतानी है जिसके लिए ये रॉड जो है वो आपके बैलेंस कंडीशन में रहे। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम देखते हैं, नीट 2022 में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा आपके 2g। ठीक है, और यहाँ से इसकी ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये 40 माइनस 20 कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, ये आपके हो गई। ये जो आपके रॉड है ये इसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर की, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर होगा 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और इसका जो मास है वो है 500 ग्राम। 500 ग्राम यानी कि हाफ kg। तो खुद के वेट की वजह से भी तो फोर्स लगेगा इस पे, तो हाफ g जो है वो इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक, तो और यहाँ पर आपके mg इस पे फोर्स लग रहा है 160 सेंटीमीटर पे। तो इससे इसकी डिस्टेंस 100 माइनस 40, ये वाली डिस्टेंस हो गई आपके 60 सेंटीमीटर की, और 160 माइनस 40 तो ये हो गई आपके 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होगी आपके 120 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। अब ये जो रॉड है वो आपकी बैलेंस कंडीशन में है, तो ये जो है ये आपके टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा टो1, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। खुद के वेट की वजह से ये क्लॉकवाइज घूम रही है, टो2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इस mg मास की वजह से भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिसको मैं टो3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोनों बराबर होंगे तो बराबर कर देते हैं, टो1 इज इक्वल टू टो2 प्लस टो3, टो1 इज इक्वल टू टो2 प्लस टो3। ठीक है, अब टो1 की वैल्यू कितनी है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इंटू लंबवत दूरी, तो 2g इंटू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रख दो क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ g इंटू 60 सेंटीमीटर, mg इंटू 120 सेंटीमीटर। तो g पूरे में से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 20 का भी डिवाइड हो सकता है, ये गया 3 टाइम्स,
और ये गया आपके 6 टाइम्स, तो 2 इज इक्वस टू 1/6 प्लस 6, ठीक है, m, तो 2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6m, 6 एलसीएम आ गया, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 6m, 11/6 इज इक्वल टू 6m, और ये 3/2 होगा, सॉरी, टू माइनस 3/2 यानी कि 1/2 इज इक्वस टू 6m, तो m इज इक्वस टू 1/12 kg। तो ये जो m की वैल्यू है ये 1/12 kg जो है वो आपकी निकल के आ गई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो फोर्स है, मतलब ये जो क्वेश्चन था बच्चों नीट 2022 में पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का क्वेश्चन था। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर क्वेश्चन पूछा गया और किस तरीके से हमने टॉर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ में लिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दोनों बराबर होंगे तो रोड बैलेंस कंडीशन में होगी, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेके हमने इस अननोन मास की वैल्यू को यूज़ में ले लिया। तो प्रैक्टिकल में तो हमारे टॉपिक अभी ऐड हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो तीनों प्रैक्टिकल हमने आज सीखे हैं इनके क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों ही जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।